प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, सत्य के प्रयोग गांधी जी का अंतिम आत्मकथा का अंतिम खादी का जन्म, खादी का आविष्कार कैसे हुआ, चरखा कातने का विचार कैसे आया, कैसे खादी के वस्त्र बनाए गए, इस विषय में मुझे याद नहीं पड़ता कि सन 1908 तक मैंने चरखा या करघा कहीं देखा हो। कि बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक मैंने कभी चरखे के विषय में सोचा भी नहीं था, न ही खादी के विषय में सोचा था। 1869 में जन्म हुआ था और 1908 तक, ये मानिए 40 वर्ष तक का समय बीत गया, तब तक गांधी जी ने कभी चरखा के विषय में सोचा ही नहीं था। फिर भी मैंने हिंद स्वराज्य में ये माना था कि चरखे के जरिए से हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। कि जो वस्तु मैंने कभी अनुभव ही नहीं की थी, कभी देखी नहीं थी, फिर भी उस वस्तु के विषय में मैंने ऐसा सोचा कि इसके माध्यम से हिंदुस्तान का कायाकल्प किया जा सकता है, हिंदुस्तान का उद्धार किया जा सकता है। और यह तो सबके समझ सकने जैसी बात है कि जिस रास्ते भूखमरी मिटेगी उसी रास्ते स्वराज्य मिलेगा। कि स्वराज्य की कल्पना करने का मतलब, स्वतंत्रता की कल्पना करने से पहले में देश में भूखमरी गरीबी है उसके विषय में सोचना पड़ेगा। अगर वो भूखमरी का विषय दूर होगा तो ही स्वराज्य की सार्थकता सिद्ध होगी, वरना स्वराज्य किसी भी प्रकार से किसी भी रूप में सफल नहीं होगा। सन 1915 में मैं दक्षिणी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आया, तब भी मैंने चरखे के दर्शन नहीं किए थे। 1915 तक भी मैंने चरखे नहीं देखे थे। आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया था। करघा शुरू करने से में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। कि करघे को देख लिया, आश्रम में करघे लगा दिए, लेकिन हमें उसके विषय में कोई भी ज्ञान नहीं था। कैसे करघा चलाया जाता है, कैसे धागा बनाया जाएगा, फिर धागे से वस्त्र कैसे बनाया जाएगा। उसके लिए वो क्या करते हैं, आश्रम में स्त्रियों को बुलाते हैं, वो आकर के वहाँ करघा काटते हैं, उससे धागा बनता है। अनेक प्रकार की कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है। करघा शुरू करने में भी मुझे बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। हम सब अनजान थे, अतएव करघे के मिल जाने भर से करघा चल नहीं सकता था। आश्रम में हम सब कलम चलाने वाले और व्यापार करना जानने वाले लोग इकट्ठे हुए थे। कि हम तो पढ़ने लिखने वाले और व्यापार करने वाले लोग ही थे आश्रम में, बल्कि करघा चलाने वाला हम में से कोई नहीं था। हम में कोई कारीगर नहीं था, ये हाथ का काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इसलिए करघा प्राप्त करने के बाद बुनना सिखाने वाले की आवश्यकता पड़ी कि करघा कैसे चलाया जाए, धागा कैसे बनाया जाए। काठियावाड़ और पालनपुर से करघा मिला और एक सिखाने वाला आया। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया, पर मगन लाल गांधी शुरू किए हुए काम को जल्दी छोड़ने वाले न थे। कि एक व्यक्ति को बुलाया गया पालनपुर और काठियावाड़ा से, वहां से हम जहाँ से करगा लेके आए थे, उन्होंने हमें कुछ तो बताया, लेकिन पूरा ज्ञान उन्होंने भी नहीं दिया। लेकिन हमारी लगन के कारण हम उस को पूरा सीखने में कामयाब हो गए। उसने अपना पूरा हुनर नहीं बताया। मगनलाल गांधी शुरू किए हुए काम जल्दी छोड़ने वाले न थे। उनके हाथ में कारीगरी तो थी ही, इसलिए उन्होंने बुनने की कला पूरी तरह समझ ली। और फिर आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए। कि हम सब जितने भी आश्रम में रहने वाले थे, हम सब ने वो कार्य करना सीख लिया। हमें तो अब अपने कपड़े तैयार करके पहनने थे, इसलिए आश्रम वासियों ने मील के कपड़े पहनना बंद किया। कि जैसे ही हमने धागा बनाना शुरू कर दिया था, कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था, वैसे ही हमने अपने कपड़े बाहर से खरीदने बंद कर दिए। और ये निश्चय किया कि वे हाथ करगे पर देसी मील के सूत का बुना हुआ कपड़ा पहनेंगे। कि धागा तो हम बना देंगे, लेकिन कपड़ा बनाने वाली मील भी क्या होनी चाहिए, देसी होनी चाहिए। स्वदेश निर्मित ही कपड़ा पहनेंगे। ऐसा करने से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, हिंदुस्तान के बुनकरों के जीवन की, उनकी आमदनी की, सुध प्राप्त करने में होने वाली उनकी कठिनाइयों की, इसमें किस प्रकार ठगे जाते और आखिर किस प्रकार दिन दिन कर्जदार होते जाते हैं। कि उस करघे के कारण हमें हिंदुस्तान के उन श्रमिकों के दर्द को जानने का अवसर मिला कि किस प्रकार से अंग्रेजों के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। हर बारीकी से हमें उनके बारे में जानने का अवसर मिला।
इस सब की जानकारी हमें मिली, हम स्वयं अपना सब कपड़ा तुरंत बुन सके ऐसी स्थिति तो थी ही नहीं। इस कारण से बाहर के बुनकरों से हमें अपनी आवश्यकताओं का कपड़ा बुनवाना पड़ता था। देसी मील के सूत का हाथ से बुना कपड़ा झट मिलता नहीं था। बुनकर सारा अच्छा कपड़ा विलायती सूत का ही बनते थे, क्यों कि हमारे मिले महीन सूत कातती न थी। कि हमारे यहाँ चरखे के द्वारा जो धागा काता जाता था वो मोटे आकार का होता था, और विदेशों से जो कत करके आता था या विदेशी मिलों से जो बनता था वो महीन आकार का होता था। आज वे महीन सूत अपेक्षाकृत कम ही काटते हैं, बहुत महीन तो काट ही नहीं सकती। बड़े प्रयत्न के बाद कुछ बुनकर हाथ लगे जिन्होंने विदेशी सूत का कपड़ा बुन देने की मेहरबानी की। ये कपड़ा बनाने का किसी ने तो हाँ भी भर ली। इन बुनकरों को आश्रम की तरफ से यह गारंटी देनी पड़ी थी कि देसी सूत का बुना हुआ कपड़ा खरीद लिया जाएगा। कि पहले उनको ये निश्चय करवा दिया गया था कि आप जो कपड़ा बनाओगे उसे हम निश्चित रूप से आपका खरीद लेंगे, वरना तो बुनकर ऐसा करने का उत्साह ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके द्वारा बनाए हुए कपड़े बाजार में बिकते नहीं थे। अंग्रेजों की मिलों द्वारा बारीक सूत धागे से बनाया हुआ कपड़ा बाजार में ज़्यादा बिकता था, इसलिए मोटे कपड़े को कोई भी खरीदना नहीं चाहता था। इसलिए बुनकरों को गांधी जी और उनके साथियों ने ऐसा पहले ही आश्वासन दिया कि हम आपके बनाए हुए कपड़े को खरीद लिया लेंगे। इस प्रकार विशेष रूप से तैयार कराया हुआ कपड़ा बुनकर हमने पहना और मित्रों में उसका प्रचार किया। यूं हम काटने वाली मिलों के अवैतनिक एजेंट बने। मिलों के संपर्क में आने पर उनकी व्यवस्था की और उनकी लाचारी की जानकारी हमें मिली कि मिलें क्यों बंद होती जा रही हैं, कपड़ा क्यों नहीं बिक रहा है। राजस्थान भारत की मिलों का कपड़ा है वो कम बिकता है, विदेशी मिलें हैं उनका कपड़ा ज़्यादा बिक रहा है, ये सब जानने का अवसर मिलता है। हमने देखा कि मिलों का ध्येय खुद काटकर खुद ही बुनना था। वे हाथ करघों की सहायता स्वेच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से करती थी। यह सब देखकर हम हाथ से काटने के लिए अधीर हो उठे। हमने देखा कि जब तक हाथ से काटेंगे नहीं तब तक हमारी पराधीनता बनी रहेगी। यहाँ कि जब तक हम अपने स्वदेशी निर्मित वस्तुओं का उपभोग नहीं करेंगे तब तक हम स्वाधीन हो ही नहीं सकते। जब तक हम अपने आप पर आश्रित नहीं होंगे, दूसरों पर आश्रित रहेंगे, तब तक हमें कभी भी स्वतंत्रता के या स्वराज्य के विषय में सोच ही नहीं सकते। मिलों के एजेंट बनकर हम देश सेवा करते हैं ऐसा हमें प्रतीत न हुआ। कि हमने अंग्रेजों की मिलों के एजेंट बने ऐसा हमें देश सेवा का कार्य नहीं लगा, हमें दुख हुआ ऐसा सोच करके। लेकिन न तो कहीं चरखा मिलता है और न ही कहीं चरखे को चलाने वाला मिलता था। कुकड़ियाँ आदि भरने के चरखे तो हमारे पास थे पर उन पर काटा जा सकता था इसका तो हमें ख्याल ही नहीं था। एक बार कालिदास वकील एक बहन को खोज कर लाए। उन्होंने कहा कि यह बहन सूत काट कर दिखाएगी कि कैसे धागा बनाया जाता है जूट से, वो आपको बताएगी। उसके पास एक आश्रमवासी को भेजा जो नए काम सीख लेने में बड़े होशियार थे, पर हुनर उनके हाथ न लगा। कि वो भी उस महिला से सीखे नहीं पाया। दिन तो बीतते जा रहे थे, अधीर हो उठा था। आश्रम में आने वाले हर ऐसे आदमी से जो इस विषय में कुछ बता सकता हूँ मैं पूछताछ किया करता था, पर काटने का इजारा तो तरीका तो स्त्री का ही था, क्योंकि उस समय महिलाएं ही चरखा काटने का कार्य करती थी। अतः कोने कोने में पड़ी हुई काटना जानने वाली स्त्री तो किसी स्त्री को ही मिल सकती है। कि वो पुरुषों की पहचान थोड़ी कर सकते हैं, स्त्रियां ही बता सकते हैं कि कौन ऐसा कार्य कर सकते हैं। 1917 में मेरे गुजराती मित्र मुझे भड़ोत शिक्षा परिषद में घसीट ले गए थे। कि गुजरात जाने का अवसर मिला। वहाँ महासाहसी विधवा बहन गंगाबाई मुझे मिली। वहाँ गांधी जी की मुलाकात है, वो एक औरत है गंगाबाई से हो जाती है। वे पढ़ी लिखी अधिक नहीं थी, पर उनमें हिम्मत और समझदारी साधारणतः जितनी शिक्षित बहनों में होती है उससे अधिक थी। उन्होंने अपने जीवन में अस्पृश्यता की जड़ काट डाली थी। कि जो अछूत समझे जाते उनको, ऐसी भावनाओं को उन्होंने अपने समाज के लोगों के दिमाग से दूर निकाला। वे बेधड़क दलितों से मिलती और उनकी सेवा करते थे। उनके पास पैसा था पर उनकी अपनी आवश्यकताएं बहुत कम थी। उनका शरीर सुदृढ़ था और चाहे जहां अकेले जाने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती थी। वे घोड़े की सवारी के लिए भी तैयार रहते थे। इन बहन का विशेष परिचय गोधरा की परिषद में प्राप्त हुआ। अपना दुख मैंने
उनके सामने रखा और दमयंती जिस प्रकार नल की खोज में भटकती थी उसी प्रकार चरखे की खोज में भटकने की प्रतिज्ञा करके उन्होंने मेरा बोझ हल्का कर दिया। तो गंगाबाई है, उसकी भी वही इच्छा थी कि स्वदेश निर्मित वस्त्र का ही प्रयोग किया जाए, गांधी जी का भी वही इरादा था। इस प्रकार यहाँ कवि गांधी जी ने राजा नल और दमयंती के प्रसंग की चर्चा करके उसी प्रकार के प्रेम को गंगाबाई के वस्त्र के प्रति प्रकट किया गया कि जैसे राजा नल की पत्नी दमयंती ने अपने पति को वन में भटक करके खोज लिया था, उसी प्रकार गंगाबाई भी उसी कार्य को खोजने में लगी हुई थी जिससे स्वदेशी को प्रेरित किया जा सके। तो ये गांधी जी के विभिन्न प्रकार के अनुभव थे, अनेक स्थानों के भ्रमण के अनेक प्रकार के अनुभव हैं जिनको हमारे साथ यहाँ इस आत्मकथा में साझा किया गया है। उससे हमें क्या जीवन में प्रेरणा मिली, इन सब बातों को यहाँ दिखाया गया है। फिर देखिए पहला प्रश्न, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न देखिए। पहला, एशियाई अधिकारियों को सबसे बड़ा था, एशियाई अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ था? तो कहाँ था भाई? जोहान्सबर्ग में था। कहाँ की बात की जा रही है? महात्मा गांधी है वो अफ्रीका में घूमने के लिए जाते हैं, उसमें की बात की जा रही है कि एशिया ये अधिकारियों का सबसे बड़ा थाना कहाँ था? तो जोहान्सबर्ग में था। शांति निकेतन में गांधी जी पहली बार किससे मिले थे? शांति निकेतन में केशवराव देश पांडे से मिले थे, जगत आनंद बाबू से या मंगललाल गांधी से या काका कालेलकर से? तो सबसे पहले शांति निकेतन में गांधी जी हैं वो काका कालेलकर से मिलते हैं। फिर देखिए आहार नीति पुस्तक में किन के विचारों का वर्णन किया गया है? तो आहार नीति पुस्तक में समय के अनुसार जिस जिस समय जो जो ज्ञानी अवतार और पैगंबर आहार विषय में अपने ज्ञान रखे गए उनके विचारों का वर्णन किया गया है। गांधी जी के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्ति के बारे में लोगों ने क्या भ्रम फैला रखा है? गांधी जी के अनुसार, गांधी देखिए हमने पढ़ा था आश्रम के विषय में पढ़ा था कि गांधी जी के अनुसार लोग मानते हैं कि आत्मज्ञान का अनुभव है वो वानप्रस्थ आश्रम या चौथे आश्रम में होता है या वृद्धावस्था की अवस्था में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आत्मज्ञान है वो तो किशोरावस्था से ही या युवावस्था से ही शुरू हो जाता है और जीवन भर अनुभवों को ही आत्मज्ञान ही कहा जाता है। फिर है हिंद स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों का मजाक उड़ाते हुए गोखले ने क्या कहा? कि आप जैसे गोखले ने मजाक उड़ाते हुए गांधी जी से कहा था कि 1 वर्ष तक आप पहले भारत में भ्रमण कीजिए, फिर भारत के विषय में जो आपके विचार हैं वो मेरे को आप बताइए। आप जैसे सोचते हैं वैसे भारत के विषय में विचार हैं नहीं, भारत के लोग ऐसे हैं नहीं। शांति निकेतन में बर्तन मांजने वाली टुकड़ी थकान उतारने के लिए क्या करती थी? वहां पर सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग कार्य बांट रखे थे और उनमें बर्तन मांजने वालों की टुकड़ी है उसका थकान उतारने के लिए विद्यार्थी हैं वो क्या करते थे? सितारे पियानो बजा करके उनकी थकान को दूर करते थे। फिर है बेल साहब ने गांधी जी के जीवन प्रवाह को किस तरह प्रभावित किया? बेल साहब ने अपनी पुस्तक के माध्यम से गांधी जी के जीवन को ही क्या कर दिया था? बदल दिया था। उन्होंने गांधी जी को भाषण देने की कला के माध्यम से सिखाया, नाचना भी सिखाया, वायलिन बजाना भी सिखाया। और जब वो सीख नहीं पाए तब उन्होंने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप तो इनको सबको भेज दो। और गांधी जी ने अपने वायलिन को भी अपनी शिक्षिका को भेज दिया। और फिर बेल साहब ने गांधी जी को सभ्य बनने की सनक समाप्त करके जीवन प्रवाह को ही बदल देने के लिए कहा कि आप यहाँ अंग्रेजों की संस्कृति को ग्रहण करना चाहते हैं, वो आपके बस की बात नहीं है, इसलिए आपको अपने जीवन का जो ध्येय है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। दंड देने के औचित्य में गांधी जी को क्या आशंका थी? गांधी जी का मानना था कि मारपीट करके पढ़ाया नहीं जा सकता, दंड देकर के किसी को आप सफल नहीं कर सकते। दंड के द्वारा गांधी जी है वो ये मानते थे कि क्रोध और दोनों की भावना मिश्रित होने से शारीरिक दंड दिया जाना शायद उचित नहीं होता। इसे छात्रों में सुधरने की अपेक्षा अच्छी रीति बिगड़ने की ज़्यादा संभावना होती है, इसकी अपेक्षा अच्छी रीति अपना करके विद्यार्थियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। गोखले ने गांधी जी को क्या प्रतिज्ञा करवाई? गोखले ने गांधी जी को प्रतिज्ञा करवाई कि पहले आप पूरे भारत में 1 वर्ष तक भ्रमण कीजिए, उससे पहले आप किसी भी विषय में अपने विचार प्रकट नहीं करोगे। 1 वर्ष
घूमने के बाद ही आप अपने विचार प्रकट करना, उससे पहले अपने विचारों को कभी भी किसी के सामने किसी भी विषय में प्रकट नहीं करना। फिर देखिए, फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया था। कैसे? फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी कैसे बन गया था? कि फिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी इसलिए बन गया था कि वहाँ सब काम अपने आप ही सब लोग अपने अपने हिसाब से करते थे। सब लोगों ने अपना काम क्या कर रखा था? बांट रखा था। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने एक बार फिनिक्स आश्रम में एक प्रस्ताव रखा कि विद्यार्थी है वो रसोइये के द्वारा खाना बना कर खाते हैं, इसकी अपेक्षा विद्यार्थियों को स्वयं को अपना खाना बनाना चाहिए, जिससे भोजन भी सादा होगा और शुद्ध होगा। फिर क्या होता है कि सभी फिनिक्स आश्रम के सभी विद्यार्थी हैं वो अपने अपने रुचि के अनुसार सभी कार्यों को बांट लेते हैं। कोई अनाज साफ करने का कार्य कर लेता है, कोई बर्तन साफ करने का, कोई सब्जी बनाने का, कोई खाना बनाने का। इस प्रकार से सभी कार्य सभी विद्यार्थी हैं वो आपस में बांट लेते हैं और फिनिक्स का रसोई घर है वो क्या बन जाता है? स्वावलंबी। स्वावलंबी का मतलब आश्रम के छात्रों पर ही निर्भर हो जाता है। हालांकि वो कार्य है वो लंबे समय तक नहीं चलता है, लेकिन वहाँ के लोगों को उस कार्य के माध्यम से अनेक बातें सीखने को मिलती हैं। फिर ये प्रश्न है, अगले प्रश्न तीनों आपको कापी में निबंधात्मक प्रश्न हैं वो नहीं करने हैं। आपको अन्य प्रश्न 3-4 प्रश्न है वो लिख करके डाले जाएंगे, वो भी आपको होमवर्क के रूप में करने हैं।